शिक्षा एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव आते रहे हैं। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी यही है कि सिर्फ ज्ञान या विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक तौर पे, आपको सांस्कृतिक तौर पर, आपको प्रैक्टिकली एक अच्छा मनुष्य बनना होगा। तो ये जो बदलाव है ये बड़ा सुखद बदलाव है, और मैं देख रहा हूँ इससे न केवल हमारे देश में, विश्व पर इसका प्रभाव पड़ भी रहा है। यदि आप किसी रेट रेस में लगे हैं तो आप जीत भी यदि जाएंगे तो रेट ही रह जाएंगे। तो उस चूहा दौड़ से हमें अपने आप को भी बाहर निकालना होगा और अपने उन बच्चों को भी बाहर निकालना होगा जो अपना भविष्य बनाने के लिए हमारे साथ आए। टेक्नोलॉजी जिस तेज़ी से बदल रही है, आपके सवालों का फ्लेवर भी उसी तरह बदल रहा है कि सीधा आप मेंटल हेल्थ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए। और इंटर्न बन के मैंने सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया कि इसके ये कर क्या सकता है, मैं इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और 15 दिन के अंदर मुझे लगा, अरे दिस इज़ ए वंडरफुल इंटर्न, आज वो मेरा इंटर्न है। ऐसे ही एआई के बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल यूटिलिटीज़ हैं जिन्हें हमें देखना और समझना है। और जब हम उन्हें समझेंगे तो हमें उसकी यूटिलिटी समझ में आएगी। एक्चुअली क्या है, जब भी कोई नई चीज़ आती है उसे सीखना ज़रूरी है। और टीचर कौन है? टीचर इज़ ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर है उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो सीख रहा है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट टीम इसमें साथ में काम करती है। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर स्टूडेंट्स, एलुमनाई, इंडस्ट्री, हम सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। आज हमारे साथ हैं शोभित यूनिवर्सिटी के चांसलर कुमार शेखर विजेंद्र, जो एसोचैम नेशनल एजुकेशन काउंसिल के चेयरमैन हैं और एक सोशल वर्कर हैं। आज की डिस्कशन में हम बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के कई मुद्दों के बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, और एआई कैसे काम कर रहा है, एआई और एजुकेशन को आपस में कैसे मिलाया जा सकता है, और कई सारे बहुत सारे मुद्दों पे। थैंक यू मनीष, थैंक यू फॉर हैविंग मी विद यू। तो स्वागत है आपका इंडियन एजुकेशन नेटवर्क के सबसे पहले पॉडकास्ट में। सर, आज के समय में हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा चैलेंजेस आपको क्या लगते हैं? हम इसी से शुरुआत करते हैं। मनीष, बहुत बहुत बधाई इंडियन एजुकेशन नेटवर्क को एक पॉडकास्ट सीरीज़ शुरू करने की, क्योंकि इंडियन एजुकेशन नेटवर्क इतने सालों से एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा है जहां एजुकेशनिस्ट, पॉलिसी मेकर्स, स्टूडेंट्स सभी जुड़ते रहे। बिल्कुल सर। और आज के समय में जहां टेक्नोलॉजी का इंटरवेंशन बढ़ा है, वहाँ पर पॉडकास्ट जैसे प्लेटफॉर्म का होना बहुत आवश्यक था। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इस नए प्लेटफॉर्म की शुरुआत आप मेरे साथ कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जहाँ तक शिक्षा की बात है, शिक्षा एक बहुत डायनामिक सब्जेक्ट हमेशा से रहा है, क्योंकि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार शिक्षा में बदलाव आते रहे हैं। यदि हम देखें ऐतिहासिक तौर पे या बहुत पौराणिक रूप से, तो भारतीय शिक्षा पद्धति वो हमेशा से मनुष्य बनाने की पद्धति रही है, जिसमें ये रहा है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। अच्छा मनुष्य कैसे बना जा सकता है, अपने को कैसे जाना जा सकता है, उस पर कार्य हुआ है। आज की शिक्षा को मैं देखता हूँ, स्पेशली जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति पिछले 5 साल पहले आई, उसमें हम दोबारा से कहीं लौटकर वहीं जा रहे हैं जब हमने कहा होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट भी यही है कि सिर्फ ज्ञान या विज्ञान की जानकारी होना आवश्यक नहीं है, उसके साथ साथ आपको आध्यात्मिक तौर पे, आपको सांस्कृतिक तौर पर, आपको प्रैक्टिकली एक अच्छा मनुष्य बनना होगा। तो ये जो बदलाव है ये बड़ा सुखद बदलाव है, और मैं देख रहा हूँ इससे न केवल हमारे देश में, विश्व पर इसका प्रभाव पड़ भी रहा है। तो सर, अभी जैसा आपने कहा कि आध्यात्मिक तौर पर भी इसमें नई शिक्षा नीति के अंदर बहुत सारी चीज़ें आई हैं। इसी सवाल के अंदर सर मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कि मेंटल हेल्थ जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो हमारे आज के समय सिस्टम के अंदर है। तो एजुकेशन, हायर एजुकेशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, आपको क्या लगता है कि मेंटल हेल्थ, बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए
यूनिवर्सिटीज हो गए, स्कूल्स हो गए, वो कितना रोल रखते हैं और कैसे वो सुधार सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने अभी कहा शिक्षा नीति के बारे में, पिछले बहुत सारे दशकों में हम लोगों ने अपने अलावा सबको जानने का प्रयास किया, हाँ जी। और सेल्फी पॉइंट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सेल्फ को जानने से। तो ये जो बदलाव आया उससे तनाव आए, क्योंकि जब तक मैं अपने आप को नहीं जानता, मैं सारे विश्व में कुछ भी जानता हूँ, तो अपने को हैंडल करना, अपने को टैकल करना मुझे पता ही नहीं है। तो जो मानसिक तनाव बने, मेंटल हेल्थ की बात हुई, इस पर ये चैलेंजेस बढ़ते चले गए। दूसरे, हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती चली गई अपने आप से, समाज की हमारे से, परिवार की हमारे से, बच्चों से एक्सपेक्टेशन बढ़ती चली गई। एक रेस में हम लोग लगे हुए थे। तो उस रेस से क्या हुआ कि जब एक्सपेक्टेशन होती है, हर व्यक्ति की अपनी एक स्पीड है, अपना करने का एक तौर तरीका है, लेकिन यदि सभी को कहा जाए अब मैराथन में दौड़ जाएं, तो सब मैराथन में नहीं दौड़ सकते। तो उससे वे मानसिक तनाव बढ़े। अभी पिछले दिनों शिक्षा नीति पे मैं दोबारा लौटता हूँ, उसमें इसे लेकर भी बहुत सारी यही बातें की गई, और हमारी जो मेजर बॉडीज हैं, चाहे वो यूजीसी है, चाहे एआईसीटी है, चाहे सीबीएसई है, एनसीईआरटी है, तो कंप्लीट सिस्टम आज मेंटल हेल्थ को लेकर कार्य कर रहा है। जहाँ तक ये है कि विश्वविद्यालयों का, संस्थाओं का, स्कूलों का इसमें क्या रोल हो सकता है, वो रोल सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि हमें ये समझना और समझाना पड़ेगा कि यदि आप किसी रेट रेस में लगे हैं, तो आप जीत भी यदि जाएंगे तो रेट ही रह जाएंगे। तो उस चूहा दौड़ से हमें अपने आप को भी बाहर निकालना होगा, और अपने उन बच्चों को भी बाहर निकालना होगा जो अपना भविष्य बनाने के लिए हमारे साथ आए हैं। दूसरे, हमें कंपटीशन की जगह जो एक है, वो कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जहाँ ये शुरुआत होगी, तो वहाँ पर मानसिक तनाव या मेंटल हेल्थ को लेकर जो सवाल आज उठ रहे हैं, उनके वो सवालों के जवाब मिलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि सर ये मेंटरिंग जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे ज़्यादातर समय जो है स्कूल्स में और कॉलेजेस के अंदर ही होते हैं। स्कूल्स तक फिर भी उनकी उम्र थोड़ी कम होती है। जब वो किसी यूनिवर्सिटीज़ में या किसी कॉलेज के अंदर एडमिशन लेते हैं, उसी समय वो समय ऐसा होता है कि वो कंपटीशन की बात हो गई हमारा, और जो और बाकी वो हैं रिलेशनशिप्स हो गया, स्ट्रेस हो गया पढ़ाई का, अपने समाज को देखना समझना, बहुत चीज़ें डेवलप होती हैं। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज जो हैं उसमें बहुत बड़ा रोल रह सकता है ऐसे मेंटर की, जो है वहाँ पे जो फैकल्टीज़ हैं वो बच्चों से बात करें ढंग से और उनको समझाएं कि कंपटीशन में नहीं दौड़ना, कोलैबोरेशन में, ऐसे कई सारी चीज़ें जो हैं वो यूनिवर्सिटी अगर समझाएं बच्चों को तो काफ़ी इसमें फ़र्क पड़ सकता है। बिल्कुल। सर, चुनौतियों के अंदर हमारी बात हो रही थी, तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जो है बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ रहा है। हालांकि मेरा ऐसा मानना है कि वो आपका साथी हो सकता है बजाय कि एक दुश्मन से, बट लोगों के मन में, बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा जो है इस बात को लेकर दुविधाएं हैं कि चीज़ें इतनी तेज़ी से बदल रही हैं। हम हायर एजुकेशन में, स्कूल में, कॉलेजेस में खासकर यूनिवर्सिटीज़ में जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सिलेबस रिलेवेंट रह जाता है या नहीं रह जाता। तो बहुत कन्फ्यूज़न जो है बच्चों को लेके है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके। इसके बारे में आप कुछ फीडबैक अपना देना चाहिए। मनीष, टेक्नोलॉजी जिस तेजी से बदल रही है, आपके सवालों का फ्लेवर भी उसी तरह बदल रहा है कि सीधा आप मेंटल हेल्थ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गए। सर, इट्स अ चैलेंजेस अबाउट नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है ये बातचीत करना इस पे। एक्चुअली क्या है, जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, हाँ जी, टेक्नोलॉजी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आती है। बिल्कुल। मुझे याद है जब हम लोग स्टूडेंट रहे होंगे, या हमारा एक आज से मैं 35 साल पुरानी बात करूं, हाँ जी, कंप्यूटर्स बहुत नए नए आए थे, पूरे देश में बड़ी चर्चा थी, पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल, सब लोगों का कहना ये था सब बेरोजगार हो जाएंगे, ये कंप्यूटर आ गया है, अब इससे पता नहीं क्या होगा, और सारे देश में बेरोजगारी छा जाएगी। ठीक, आज यदि मैं उस स्टेटमेंट को या उस बात को देखता हूँ तो शायद मुझे हंसी आएगी,
तो किसी भी नई टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, जब तक हम उसे अडॉप्ट नहीं करते हैं, हाँ जी। जब तक हम उसकी यूटिलिटीज को समझते नहीं है, और उन्हें समझने के लिए पहले हमें टेक्नोलॉजी को जानना होगा, जानना पड़ेगा। तब तक हम उससे या तो डरेंगे या उससे भागेंगे या उसे क्रिटिसाइज हम्म। करेंगे। तो मुझे लगता है कभी कभी कि जब भी नई तकनीक आती है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उसी का शिकार है, कि अभी हम उससे डरे हुए हैं, अभी हम उससे भागने की बातें कर रहे हैं, अभी हम उसे क्रिटिसाइज भी कुछ प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जबकि कोई भी टेक्नोलॉजी, वो जैसे आपने एक शब्द यूज किया, साथी, कोई भी टेक्नोलॉजी वो हमारे कार्यों को अच्छा करने में मदद कर सकती है। यदि मैं अपनी बात करूं, जब चैट जीपीटी की बात करें, क्योंकि एआई को अक्सर चैट जीपीटी से जोड़ के देखा जाता है, छोटा सा मामूली सा हिस्सा है, आज वो मामूली है, लेकिन मैं जब बात करता हूँ, जब मुझे पता चला कि 2 दिन पहले चैट जीपीटी इंट्रोड्यूस हुआ है, हाँ जी, तो मैंने सबसे पहले ये किया कि उसमें जो $20-22 का उस टाइम फीस होती थी, तो वो देकर मैं उसका इंटर्न बन गया, और इंटर्न बन के मैंने सीखना शुरू किया, जानना शुरू किया कि इसके ये कर क्या सकता है, मैं इसे कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ। और 15 दिन के अंदर मुझे लगा, अरे दिस इज ए वंडरफुल इंटर्न, आज वो मेरा इंटर्न है। ऐसे ही एआई के बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, मल्टीपल यूटिलिटीज हैं, जिन्हें हमें देखना और समझना है, और जब हम उन्हें समझेंगे तो हमें उसकी यूटिलिटी समझ में आएगी। दूसरा क्या है, कोई भी टेक्नोलॉजी वो डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो कंस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है हम उसे कैसे इस्तेमाल कर पा रहे हैं। तो ये एक दूसरा बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो हमें स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में इसके एप्लीकेशन पे बात करनी है, इसकी यूटिलिटी पे बात करनी है, और उसके लिए बच्चों को हमें ये नहीं समझाना है एआई क्या है, क्योंकि आज एआई है, आज से 5 साल बाद हो सकता है बहुत एडवांस वर्जन्स कुछ और आ जाए। तो हमें एक फ्लूइड स्किल माइंडसेट क्रिएट करना होगा अपने बच्चों का, कि जो भी नई तकनीक आए मैं उसे कैसे अडॉप्ट करूं, मैं उसे कैसे इस्तेमाल करूं। ना मुझे उससे डरना है, ना मुझे उससे भागना है, ना मुझे ये समझना है कि ये मेरा स्थान ले लेगी, क्योंकि मनुष्य का स्थान कोई तकनीक नहीं ले सकती। तो आज मैं शोभित यूनिवर्सिटी की यदि बात करता हूँ, तो हमारे यहाँ भी एआई पर काफ़ी इंटीग्रेशन हुआ है। पहले ये लगता था शायद एआई मीन्स ओनली इन कंप्यूटर साइंस एंड आईटी, बट व्हाट आई हैव सीन कि जैसे हमारा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, आज हम एआई का इंटीग्रेशन आयुर्वेदा में करने की कोशिश कर रहे हैं, नेचुरोपैथी में बात कर रहे हैं, फार्मेसी में बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंटेशन हम कर रहे हैं, जहाँ पे एआई का इंटीग्रेशन बहुत आसानी से हो सकता है। ठीक, उसके साथ साथ और बायोमेडिकल है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है। तो मैं देख रहा हूँ कि हर जगह, यहाँ तक कि लिबरल आर्ट्स में भी वी कैन इंटीग्रेट एआई वेरी इफेक्टिवली। तो उस इंटीग्रेशन को समझना है, उस एप्लीकेशन को समझना है, और जैसे ही वो समझ में हमारे आएगी तो we will see that it is a wonderful tool we are having, which is empowering us, which is not taking neither jobs from us or nor it's a challenge for us. सर, जैसा भी आपने बताया कि जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके हम बहुत सारी चीज़ों को, तो मुझे याद आता है पुराने किस्से, जब हम अपनी मैगजीन को भी आल्सो पब्लिश है मैगजीन बाय द नेम ऑफ एजुकेशन कैंपस, जब हम 10 साल 12 साल पहले उसको पब्लिश करते थे, कभी कभी क्योंकि ह्यूमन से हम सब चेक करते हैं, कोई ना कोई स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो रह जाती थी। आज हम उसी काम को, आर्टिकल तैयार करते हैं, सब कुछ करते हैं, वो आर्टिकल चैट जीपीटी में, ग्रोक में अपलोड करते हैं, और उसको एक कमांड लिखते हैं, प्लीज़ करेक्ट ऑल स्पेलिंग्स। तो उसमें जो कुछ भी 4-5 स्पेलिंग मिस्टेक्स रह जाती हैं, पंक्चुएशन रह जाती हैं जो सही नहीं है, हैज़ हैव कभी गलत लगाया, वो उसको बिल्कुल परफेक्ट कर देता है। अभी जब हमने अपना लास्ट इशू पब्लिश करा, तो हमने ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करा, ग्रोक और चैटजीपीटी को, सर किसी ने भी ये कंप्लेंट नहीं करी कम से कम कि स्पेलिंग में मिस्टेक्स है। तो इस तरीके से जो है। अच्छा सर, एआई के टाइम पे हम इसी बात को थोड़ा सा और कंटिन्यू करते हैं। एआई के टाइम में एक सबसे बड़ा चैलेंजेस आ जाता है टीचर्स को लेके, फैकल्टी को लेके, क्योंकि फैकल्टी का बहुत बड़ा रोल है बच्चों को समझाने में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे जो है वो इस्तेमाल किया जाए। तो फैकल्टी को और शिक्षकों को कैसे ट्रेन किया जा सकता है इस उसमें, क्योंकि वो भी 15, 20, 25 साल से जो है वो एजुकेशन में है, तो उनके लिए भी चेंजेस, क्योंकि वो सीखेंगे तो बच्चों को समझा पाएंगे, मेंटर सबसे बड़े वही हैं।
एक्चुअली क्या है, जब भी कोई नई चीज आती है उसे सीखना हाँ जी। जरूरी है। और टीचर कौन है? टीचर इज ए लाइफ लॉन्ग लर्नर। लाइफ लॉन्ग लर्नर। तो जो लाइफ लॉन्ग लर्नर है उसे सिखाने की जरूरत नहीं है, वो सीख रहा है। वो सीख रहा है। ठीक, हमें खाली उन प्लेटफॉर्म्स को क्रिएट करना है, वो सुविधाएं देनी है जिसमें मैं गवर्नमेंट को भी बार बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली हर प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यदि और इस तरह की नई तकनीकों को इस्तेमाल करना है तो हमें उस पर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने होंगे। हम यदि बात करते हैं, हम यूएस से अपने को कंपेयर करें, हम और कंट्रीज से कंपेयर करें, तो हमारे जो इन्वेस्टमेंट प्रोमिसेस हैं, चाहे वो यूनियन बजट में हो या रियलिटी में हो, वो बहुत ही सिंबॉलिक है। और कोई भी R&D, कोई भी नई लर्निंग, कोई भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सोशल पर्सपेक्टिव में, लोकल पर्सपेक्टिव में तभी हो सकता है जब उस तरह की सुविधाएं हो। तो जहाँ यूनिवर्सिटीज, स्कूल, इंस्टीट्यूशंस इस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर हमें उस तरह की CSR फंडिंग्स की ज़रूरत है जिससे कि हमारे टीचर्स, हमारे मेंटर्स, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं या हमारे स्टूडेंट हैं, उन्हें और बेहतर तरीके से चीज़ों को जान सकें। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें और समझने की है कि इस देश में, जहाँ तो मैं एजुकेशन पे वापस आ रहा हूँ, जो हमें ROI को लेकर एक है कि हमें उसे बढ़ाना है। ऐसे ही ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो की हम बात करते हैं कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो में 50% तक ले जानी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जहाँ पर्सनलाइज्ड लर्निंग पे बड़ी मदद कर रहा है, वहाँ डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे भी मदद कर सकता है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बहुत सारी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर इसका एक्सेस ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सकते हैं और दूसरे इसे मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल बना सकते हैं। सर, ऑनलाइन लर्निंग की आपने बात करी, तो ऑनलाइन लर्निंग का सबसे बड़ा एडवांटेज ये हो सकता है कि इंसान पढ़ाई के साथ साथ कुछ स्किल्स भी सीख सकता है और अपना जो है कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकता है, अपना साथ में नौकरी भी कर सकता है और साथ में पढ़ाई भी कर सकता है। तो ऑनलाइन एजुकेशन तो सर मेरा मानना है कि आने वाले समय के अंदर और अभी भी अगर हम बात करें तो काफ़ी स्टूडेंट्स जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं। बट प्लेटफॉर्म को कैसे तैयार किया जाएगा, बच्चे कितना बढ़िया सीख सकें, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत इसमें हमारी मदद कर रहा है। बिल्कुल। और सर, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इनोवेशन और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जाना चाहिए और आपकी यूनिवर्सिटी इसमें क्या कर रही है, इस बारे में हम थोड़ा सा बात करना चाहेंगे। मनीष, ये दोनों जो वर्ड्स हैं, इनोवेशन और स्टार्टअप, और तीसरा इसमें मैं जोड़ देता हूँ एंटरप्रेन्योरशिप, ये तीनों आज इस देश की आवश्यकता है। और तीनों की शुरुआत होती है क्यूरोसिटी से। जब मैं ये अलाउ करता हूँ अपने स्टूडेंट को, उनसे ये कहता हूँ पूछो, सवाल पूछो, आस्क ए क्वेश्चन। ठीक, नई नई बातों पे हम बात करें, क्योंकि यदि मैं इनोवेशन की बात करूँ तो मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, बहुत से लोग उसे ये मानते हैं कि वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उस एग्जाम्पल को अक्सर देता हूँ, या तो इसलिए देता हूँ क्योंकि मैं एक छोटे से गांव से आता हूँ और मैं जानता हूँ कि गांव से शहरों की यात्रा और छोटे से खेत से लेबोरेटरीज तक की यात्रा कैसे की जाती है। तो इनोवेशन जो है, मैं हमेशा कहता हूँ इनोवेशन की शुरुआत कम से कम भारत में जुगाड़ से होती है। तो जुगाड़ है क्या? एक शब्द है जुगाड़। बिल्कुल। जुगाड़ क्या है कि हमने एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, हाँ जी, और उस प्रॉब्लम का एक हमने टेम्परेरी सॉल्यूशन ढूंढा। ठीक, और उस टेम्परेरी सॉल्यूशन से हमने अपना काम चला लिया। ठीक, इसे हम कहते हैं जुगाड़। और इनोवेशन क्या है? हमने एक प्रॉब्लम को ढूंढा और उसका एक सस्टेनेबल, रिपीटेबल, एक हमने उसका सॉल्यूशन ढूंढा, जो सॉल्यूशन उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है, उसे हमने इनोवेशन कहा। बिल्कुल। तो मैं हमेशा अपनी यूनिवर्सिटीज में भी स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि जो भी तुम्हें सामने अपने प्रॉब्लम नजर आती है, तुम सबसे पहले उसका एक सॉल्यूशन लाओ मेरे पास, एक जुगाड़ बनाना हो। क्योंकि मैं यदि बच्चों से ये कहता हूँ कि लेट अस डू इनोवेशन फर्स्ट, लेट अस वर्क ऑन दैट एंड यू हैव टू अप्लाई ऑल दोज फार्मूलाज
साइंटिफिकली कौन सा फार्मूला है, फिजिक्स का कौन सा फार्मूला लगा है इसमें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग कहाँ अप्लाई हो रही है, ये चीज़ कैसे अप्लाई हो रही है, तो 90% स्टूडेंट दे फील एफ्रेड। तो जब वो एक प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई कर ली, एक टेम्परेरी सॉल्यूशन दिया है, तो अब उस सॉल्यूशन को हमें सस्टेनेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी की कंप्लीट टीम इसमें साथ में काम करती है। हमारे प्रोफेसर्स, हमारे फैकल्टी मेंबर्स, सीनियर स्टूडेंट्स, एलुमनाई, इंडस्ट्री, हम सबको एक साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं। और फिर हम कहते हैं चलिए अब इसमें हम और काम करते हैं। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि शोभित यूनिवर्सिटी आज 900+ पेटेंट्स के साथ देश की 6ठी संस्थान है जिसे सीरो का दर्जा मिला है, साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का। वी आर 6th इन द कंट्री विद हाईएस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स फाइल्ड बाय ए इंस्टीट्यूशन व्हिच इज ए सीरो आल्सो। तो हमें यही प्रैक्टिस को इंस्टीट्यूशंस में ले जाना चाहिए। दूसरे, जब हम स्टार्टअप की बात करते हैं तो स्टार्टअप भी क्या है? स्टार्टअप भी यही है कि भाई कहीं कोई गैप है, उसके लिए मैं एक बिजनेस मॉडल तैयार करूं और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूं। बिल्कुल सर। इसमें जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, जो मुझे लगता है कई बार मैं देखता हूं बहुत सारे स्टार्टअप इस देश में बड़े आए हैं, कुछ यूनिकॉर्न बनने की यात्रा भी उन्होंने पूरी की या पूरी कर सकते हैं जल्दी ही, लेकिन वो कर क्या रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता जब देश के सबसे बड़े संस्थानों से निकला हुआ बच्चा वो कहता है मैंने चाय बेचनी शुरू करी है, ये मेरा स्टार्टअप है। ठीक है, चाय बेचना बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं है, वो बुरा नहीं है मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी जो एक्सपेक्टेशन है, मेरी जो रिक्वेस्ट है यूथ से, वो ये है कि मैं जिस तरह की मेरी ट्रेनिंग है, जिसकी रिक्वायरमेंट आज देश में ज़्यादा है, जो देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाए, प्रॉस्पेरिटी है, अफोर्डेबिलिटीज बड़ी है, लेकिन जो उसे प्रगति के रास्ते पर ले जाए, हमें उन स्टार्टअप्स पे काम करने की ज़रूरत है जिसका लोकल इम्पैक्ट हो, जिसका सोशल इम्पैक्ट हो, जो किसी एक सोशल और लोकल प्रॉब्लम को एड्रेस कर सके। एग्रीकल्चर में इतने सारे चैलेंजेस हैं, इस पे काम करने की ज़रूरत है। और राइट फ्रॉम सप्लाई नेटवर्क, supply chain network to many things around. We can work a lot and there are certain wonderful startup those who are working. टेक्नोलॉजी पे काम करने की बहुत सारी ज़रूरत है, पेडागॉजीज पे काम करने की बहुत सारी ज़रूरत है। तो हमें उस तरह का एनवायरनमेंट भी क्रिएट करना होगा। और ये सब कैसे होगा? यूनिवर्सिटीज़ में एंटरप्रेन्योरशिप सेल्स बहुत एक्टिव हैं। बिल्कुल। और मुझे खुशी है कि हमारे यहाँ भी उस पर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, बच्चे काम कर रहे हैं। एक अलग से फाउंडेशन बनाई गई है जो बच्चों को इसमें मदद कर रही है। साथ में टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर एक MSME के साथ हम लोग चलाते हैं, जो फंडेड बाई मिनिस्ट्री ऑफ MSME है। ठीक, तो नए नए आइडियाज़ को लाना, तो इसका जो सारी, मैं दोबारा से लौट के वापस आता हूँ, तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? टू क्रिएट क्यूरियोसिटी among the student, to ensure that we are ready to take their questions and search new answers for them. 2, we have to give them a space. जो वो छोटा सा भी यदि करके लाते हैं, we have to encourage them. We have to ensure that whatever solutions they have brought to the problem, instead of telling कि अरे जुगाड़ क्या बना ला है, हमें उन जुगाड़ में से इनोवेशन ढूंढने हैं, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, परमानेंट सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। आज यदि हम चम्मच को देखें तो हो सकता है जब कभी जिसने पहली बार चम्मच का इस्तेमाल किया हो तो लोगों ने कहा हो ये क्या बना दिया, क्या बना दिया। एंड टुडे द होल वर्ल्ड कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ए स्पून। ठीक, तो वो हो सकता है तब वो जुगाड़ कहलाया हो, लेकिन आज वो ही बहुत बड़ा इनोवेशन है, बहुत बड़ा उसने सॉल्यूशन बन गया। इसी तरह से कोई भी छोटे से छोटा जो सॉल्यूशन बच्चे लेकर आते हैं, उस पर काम करने की आवश्यकता है, उस पर यूनिवर्सिटीज़ को काम करने की आवश्यकता है। और यहाँ भी कहीं ना कहीं फंडिंग को लेके हमें और वर्क करने की ज़रूरत है, जबकि भारत सरकार इस पर काफ़ी कार्य कर भी रही है। कुछ आपने भी सीड फंडिंग स्टूडेंट्स के लिए जो अच्छा इनोवेशन लेके आते हैं, जिन्होंने अच्छे जुगाड़ करे, जिन्होंने कोई सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने को, जो यूनिवर्सिटी ने भी एक फंड्स जो है वो स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाया था, उसके बारे में सर मैं कुछ चाहूँगा। देखिए होता क्या है, हर संस्थान को
अपने स्टूडेंट को सपोर्ट करना आवश्यक है। बिल्कुल। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि एक मेड हाउस होना चाहिए हर यूनिवर्सिटी में, नॉट मड हाउस बट ए मेड हाउस। और बच्चा कुछ भी ले आए, अक्सर होता है ना, हम कहते हैं पागलपन है, भाग जाओ यहाँ से। मैं कहता हूँ ये पागलपन नहीं है, ये उसकी सोच है। ठीक। तो यदि कोई स्टूडेंट बहुत अच्छे क्रिएटिव आइडियाज लेकर यूनिवर्सिटी में आता है तो हम उसे एक बहुत छोटी सी सीड फंडिंग देते हैं। हम कहते हैं चलो प्रोटोटाइप बना ला, ठीक है, जो भी तुझे समझ में आया है प्रोटोटाइप बना ला। यदि इफ टाइम परमिट्स आई कैन गिव एन एग्जांपल। शोभित यूनिवर्सिटी गंगो, जो हमारी सेकंड यूनिवर्सिटी है और एक छोटे से कस्बे में है, जो मेरा होम टाउन है, बच्चों ने एक प्रोटोटाइप बनाया। ठीक। प्रोटोटाइप किसका था? एक ट्रॉली का प्रोटोटाइप था। अब क्योंकि ट्रैक्टर के पीछे ट्रॉली लगती है, गांव में ट्रॉली में सामान जाता है, खेत से भी सामान उसी से जाना है, छोटा बुग्गी से जाएगा या ट्रॉली से जाएगा। तो अब वो जो प्रॉब्लम उन्होंने आइडेंटिफाई की, वो क्या प्रॉब्लम थी? गांव में छोटी सड़कें हैं, गलियां हैं बेसिकली। अब ट्रॉली से जब जाता है तो ट्रॉली में एक लीवर होता है, तो उससे या तो ऐसे उतारे, सब चीजें नीचे उतर गई, मान लिया मिट्टी है, कुछ और चीज है, कोई भी चीज है, लेकिन जो घर है या घर के जो चौबारे हैं वो या तो इधर है या इधर है। अब इधर उतारे तो उसे आपको मैनुअली उतारना पड़ेगा, इधर उतारेंगे तो मैनुअली उतारना होगा, या फिर सड़क पहले जाम करें और फिर वहां से गली से ले जाके अंदर ले जाए। तो उन बच्चों ने एक ट्रॉली का प्रोटोटाइप बनाया और उसमें 3 लीवर लगा दिए। सुनने में बड़ा आसान लगता है। ठीक। एक लीवर ऐसा था कि आप ऐसे उतार लें, एक लीवर ऐसा था आप ऐसे उतार लें, एक लीवर ऐसा था आप ऐसे उतार लें। दिस इज वंडरफुल सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम। ठीक। प्रैक्टिकली अब इसे जो है, इसका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हो, इसका कमर्शलाइजेशन कैसे हो, तो हमने उसे भेजा भी है कुछ लोगों को जो ट्रॉली मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनसे बातचीत भी की है, बातचीत कर भी रहे हैं। तो इस तरह के मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं। अब इन सॉल्यूशंस में से ही निकल के आएगा बहुत सारा इनोवेशन, बहुत सारी वो चीजें जो आज छोटी नजर आ रही हैं, लेकिन आने वाले समय में दे विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एटलीस्ट फॉर एड्रेसिंग द लोकल प्रॉब्लम्स। तो उन पे काम करने की जरूरत है। और यूनिवर्सिटीज में मैं हमेशा कहता हूँ एक मेड हाउस बना लो, जहाँ बच्चा आके बिना झिझक, बिना डर अपने उस पागलपन के आइडिया को बता सके जो उसके दिमाग में कौंध रहा है। क्योंकि कौन सा पागलपन का एक आइडिया उसे आइंस्टीन बना दे, न्यूटन बना दे, या एक ऐसा सॉल्यूशन निकाल रहा है जो आपके लिए, देश के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो, ये हमें किसी को नहीं बताया। सर, हम एजुकेशन के कई सारे सवाल बहुत सारे हैं, दोबारा वापस आएंगे। बीच में सर मैं ऑफ ट्रैक जा रहा हूँ। आपने अपने शुरुआत जो थी इंस्टीट्यूशंस की, गंगो के एक छोटे से कस्बे से शुरू करी। एक छोटा सा स्कूल शुरू हुआ होगा या कॉलेज शुरू हुआ होगा, या आपने आगे कंप्यूटर जब लगाए थे बहुत सारे जब थे, तो एक गांव में शुरू करना, एक छोटे से कस्बे से शुरू करना और एक सिटी में शुरू करना में बहुत फ़र्क होता है। तो जो संघर्ष आपने देखा या जितनी मेहनत आपने करी, लोगों को समझाना भी उस समय एक बड़ा चैलेंज हो सकता था कि भाई 12वीं के बाद हायर एजुकेशन करनी है, लोग करते नहीं थे क्योंकि बहुत दूर होते थे। इस वजह से आपने गंगो में खोला। कुछ उसके बारे में बताइए, कैसे शुरुआत हुई उसकी और क्या चैलेंजेस जो हैं वो? मनीष, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपके साथ परिवार में आती है। हाँ जी। जो मेरा होम टाउन है वो डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में एक कस्बा है गंगो। 1924 में वहाँ पर पहले स्कूल की स्थापना हमारे ग्रैंडफादर ने की। 1924 में आज़ादी से पहले बाबू केदारनाथ जी ने। और क्योंकि उस समय में आसपास अच्छे स्कूलों का ना होना एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा, संस्थाओं का ना होना एक बहुत बड़ा कारण रहा होगा। तो उन्हें हमेशा ये लगता था कि जो आम आदमी है उसके वो पढ़ना जरूरी है, जो बच्चा है उसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब कभी आज़ादी आएगी, हाँ जी, हम उसके बाद उस पर तभी अच्छे सिटीजन दे पाएंगे जब वो पढ़े लिखे होंगे, जब एम्पावरमेंट होगा। तो शायद उस सोच के साथ 1924 में वो शुरुआत हुई। अब 1924 से आज 101 साल हो गए। वो स्कूल आज भी है, बहुत अच्छा कर रहा है।
हमारे फादर बाबूजन कुमार जी का हमेशा से कहना यही था कि यदि देश का विकास करना है तो देश का विकास तब होगा जब हर स्तर पर शिक्षा होगी। बेटियां पढ़ेंगी, बेटे तो पढ़ लेंगे लेकिन बेटियां भी पढ़ेंगी। तो ये सारी चीजें कहीं हम लोगों में बहुत बचपन से वो घर कर गई, वो हमारे दिमाग पे छा गई। तो जैसे जैसे हमारे लोग ने पढ़ना शुरू किया, बड़े होने शुरू हुए, तो हमारी 12वीं जो है 12th क्लास वो गंगो के उसी स्कूल से हुई। तो मेरे जो बड़े ब्रदर हैं डॉक्टर शोभित कुमार जी, मेरे से 2 साल बड़े हैं वो, तो हमेशा एक चीज आती थी कि क्या है, सही रहना है सब चीजें या कोई बदलाव आएगा। क्योंकि जब हम लोग बीएससी करने गए सहारनपुर तो वहाँ भी बसें होती थी, बसों से जाते थे, ना बसें ऐसी, ना सड़क ऐसी, ना साधन, ना संसाधन, और बेटियां फिर बहुत सारी रुक जाती थी क्योंकि सुविधाओं का होना, सेफ्टी का होना, मेंटल ब्लॉक्स का होना, या बहुत सारे विषय रहे होंगे, सामाजिक होते हैं, आप समझ सकते हैं। मैं 40 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, 40-45 साल अभी भी है ऐसा थोड़े बहुत तो, लेकिन तब तो बहुत ही होता ये सारी चीजें जब होती थी तो ये लगा कि कुछ किया जाए। और 1989 में फिर एक फॉर्मल संस्था का गठन किया गया और ये सारा जो विजन था ये शोभित जी का रहा कि भाई हम एक ऐसी चीज़ों को शुरुआत करें जिनकी आज आवश्यकता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा, कंप्यूटर का टाइम था, नए नए कंप्यूटर की चर्चा हो रही थी, तो कंप्यूटर एजुकेशन से उसकी शुरुआत की गई कि हम एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर्स बनाएंगे और हम उनसे वहाँ से शुरुआत करेंगे कि कंप्यूटर एजुकेशन है। और वो शुरुआत मेरठ से हुई। मेरठ से इसलिए हुई क्योंकि दिल्ली में हम लोग जब आते थे तो दिल्ली में एक तो आप यूपी से आए हैं, ऊपर से सहारनपुर से आए हैं, इंग्लिश आपको बोलनी नहीं आती है, ठीक, तो आपको ऐसे देखा जाता था, अच्छा ये आ गए देहात वाले। स्पेशली जो हमारी एज का क्राउड था तो उस क्राउड में हम अलग ही नजर आते थे। बिल्कुल। तो ये हुआ कि भाई मेरठ चलो, मेरठ एक ऐसी जगह है जो दिल्ली के पास है और सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, बड़ौत और इन्हें सबको एड्रेस कर सकते हैं वहाँ बैठ के, और वहाँ एक कंप्यूटर सेंटर की शुरुआत की जाए। तो वहाँ से ही शुरुआत हुई और वो शुरुआत धीमे 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 चलती रही। एक समय ऐसा आया जब हमें ये लगा कि अब हमें एजुकेशन को बड़े स्तर पे ले जाना है। तो 1995 में बिजनेस स्कूल आया, फिर उसके बाद ये हुआ 98 में हमें ये लगा कि अब हॉस्पिटल भी ज़रूरत है गंगो में, तो वहाँ पे एक हॉस्पिटल बनाने की शुरुआत की गई कि अब यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए। फिर इंजीनियरिंग एजुकेशन की बात आई कि इंजीनियरिंग एजुकेशन ज़रूरी है, तो गंगो में सन 2000 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की शुरुआत की गई। और बड़ा आश्चर्य मुझे इस बात का हुआ जब बताया गया, पहला इंजीनियरिंग कॉलेज उससे पहला सहारनपुर जिले में कौन सा था? रुड़की यूनिवर्सिटी। थॉमसन कॉलेज के बाद जो 1800 कुछ में बना दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज वो गंगो में बना। 200 साल कैन यू इमेजिन दिस थिंग? क्या हुआ 150 साल कि वहाँ इंजीनियरिंग एजुकेशन नहीं आई। मुझे याद है जब मैं गया लोगों से मिलने, एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने, और लोगों से मिला कि भाई हम यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कहा भाई थोड़ी सड़कें देख लेना, हमें थोड़ी सुविधाओं की आवश्यकता पड़ेगी, उसमें हमें आपका सहयोग चाहिएगा। तो सबने कहा जो क्रेजी पागल हो गया तुम लोग, कौन आता है गाँव वापस? गांव वापस आ रहे हो, आईटीआई खोल लो, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहे हो, तुम आईआईटी जैसा बनाने की बातें कर रहे हो, पॉलिटेक्निक खोल लो जैसे आदे। लेकिन हमें ये था कि नहीं, यहाँ वो होना चाहिए जो हम डिजर्व करते हैं। और वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज बना, वहाँ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज है, वहाँ फार्मेसी कॉलेज है, वो आज फुल फ्लेश्ड अपने आप में एक यूनिवर्सिटी है, शोभित यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के नाम से गंगू में। नेक्स्ट से ये एक्रीडेटेड है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, हजारों हजार बच्चा वहाँ से निकल कर पूरे विश्व में आज हमारा एलुमनाई एक परचम लेके खड़ा हुआ है कि गांव में यदि सुविधाएं देंगे, तो साधन संसाधन यदि आप गांव में बनाएंगे, तो गांव के बच्चों के जो बड़े बड़े सपने हैं छोटी छोटी जगहों के, उन सपनों को पूरा होने का एक माध्यम दे दीजिए, फिर वो पूरे देश का झंडा लेके
देश को बड़ा बनाने में अपना योगदान देंगे। इसके साथ साथ एक पैदल यात्रा हमारी मेरठ में भी चल रही थी। हाँ जी। 2000 में वहाँ भी एक इंजीनियरिंग कॉलेज आया, 2006 में वहाँ भी एक यूनिवर्सिटी बनी जो एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, शोभित डीम्ड यूनिवर्सिटी के नाम से, और वो भी अपना एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आज दे रही है। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब मैं देखता हूँ तो एजुकेशन से बहुत बड़े बदलाव आए हैं, और उन बदलाव के आने में भगवान ने हमें भी निमित्त बनाया, कुछ सहयोग हम भी कर पाए, कुछ कंट्रीब्यूशन हम भी कर पाए। उसके लिए तो जो है महादेव को ही धन्यवाद दे सकता हूँ। और ये कहना हमने बनाया तो नहीं, हाँ, परिवार से वो प्रेरणा मिली, बड़ों का साथ मिला, समाज का सहयोग आया और ऊपर से आशीर्वाद रहा, तो उसने वो सारी चीज़ें बनाई। तो सर इसीलिए आपकी यूनिवर्सिटी में आके जो है एक शांति सुकून सी मिलती है, क्योंकि आपने अपने विश्वविद्यालय को बड़ी प्योर इंटेंशन के साथ शुरू किया गया, पूरी मेहनत करी गई और पूरी एनर्जी जो है आपने उसमें लगाई, अपना जीवन जो है उसके अंदर लगाया। कई बार मैंने महसूस किया कि यार कुछ तो है इस विश्वविद्यालय में, और मैंने डिस्कस भी करा अपने एक दो दोस्तों के साथ। मैंने कहा पता नहीं क्यों शोभित यूनिवर्सिटी जाके एक शांति और सुकून सा मिलता है। आज मुझे उसका जवाब मिला। ये सुन के मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आपको वहाँ जाके अच्छा लगा। हाँ जी। तो सर आपने 2000 के अंदर डिग्री कॉलेज शुरू किया, इंजीनियरिंग शुरू करी, यूनिवर्सिटीज़ बनाई, बट सर आज की डेट में सर डिग्री और स्किल्स में क्या इंपॉर्टेंट, डिग्री ऑब्वियसली जरूरी है बट स्किल्स जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंटीग्रेशन जो है स्किल एजुकेशन का वो कैसे कर सकती हैं और क्या करना चाहिए? एक्चुअली क्या हुआ पिछले बहुत सारे सालों में हम लोगों ने जो पर्पस ऑफ एजुकेशन है वो ये बनाया, जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ एजुकेशन का, ये हुआ कि भाई पूरे समाज में सारी चीज़ें आई, तो जो टारगेट्स थे वो टारगेट ये हुए कि यदि मेरे पास डिग्री है मुझे नौकरी मिल जाएगी। हाँ जी। और यदि मैं अपने समय को देखूं, शायद उस टाइम पे हम लोग कभी ये सोचते भी नहीं थे कि प्लेसमेंट होगा या नहीं। हम सब बड़े कॉन्फिडेंट होते थे कि नौकरी मिल जाएगी, नौकरी तो मिल ही जाएगी कभी, ठीक है। लेकिन स्किलिंग को लेके पिछले दशकों में हम लोगों ने स्किलिंग को या काम करने को हिस्सों में बांट दिया। किसी को का वाइट कॉलर जॉब, किसी को का ब्लू कॉलर जॉब, किसी को भगवान जाने और क्या क्या कहा होगा, ठीक। तो उससे क्या हुआ कि हमें ये लगने लगा कि मुझे आता सब है लेकिन एप्लीकेशन पार्ट मिसिंग हो गया। तो मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा में 3 बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, जैसे भारतीय सभ्यता संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तीनों का अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और हम कहते हैं त्रिमूर्ति हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ हेड, हार्ट और हैंड, ये तीनों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन में। हेड क्या है? जहाँ पे हमें बौद्धिक विकास पे कार्य करना है, ठीक। स्टूडेंट को हमें बौद्धिक विकास उसका करना है, उसे इंफॉर्मेशंस, नॉलेज, सारी चीज़ें उसके साथ शेयर करनी चाहिए, और ऐसा प्लेटफॉर्म उसे देना चाहिए जहाँ वो बौद्धिक विकास हो। हार्ड क्या है? यहाँ हमें उसके मानविक विकास पे काम करना है, कि वो एक अच्छा मनुष्य हो, हम उसके मानविक विकास पे काम करें, ठीक। और हाथ जो है वो एप्लीकेशन है, तो उसके व्यवहारिक विकास पे हमें काम करना होगा। जो यहाँ सीखा है, जो यहाँ से जाना है, उसे समाज के लिए, देश के लिए, अपने लिए कैसे अप्लाई करना है। तो स्किलिंग है क्या? स्किलिंग इज एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज व्हाट आई हैव अर्न्ड इन ए डिग्री प्रोग्राम और अदरवाइज, हाउ आई कैन अप्लाई इट वेल, दैट इज कॉल्ड स्किलिंग। तो एप्लीकेशन पार्ट वाज समवेयर मिसिंग। तो नाउ एवरीबडी व्हेन वी रियलाइज दिस थिंग कि बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी, नौकरी क्यों नहीं मिलेगी कि उसे पता ही नहीं है अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन तो मिसिंग हो गई है। अब एप्लीकेशन मिसिंग है तो क्या करोगे आप? डिग्री लेके तो नहीं कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। तो वो बदलाव आना शुरू हुआ, और मुझे अच्छा लगता है ये देख के कि ना केवल हमारी शिक्षा नीति में, अदरवाइज भी एक पूरे इकोसिस्टम में ये बदलाव आया है कि हम लोगों ने ये कहा कि भाई देखो, क्लासरूम में 40% रहो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे ध्यान दो, एप्लीकेशन पे ध्यान दो, चीज़ों को समझो, उन्हें करके देखो। जब करके देखोगे स्किलिंग हो जाएगी। अब दूसरा इसमें एक बड़ा चैलेंज जो है, वो चैलेंज ये है कि इंडस्ट्री और एकेडमिया की जो रिलेशनशिप है
वो रिलेशनशिप हमारी बहुत ऑर्गेनिक नहीं है आज भी। आज भी नहीं। मैं एसोचैम जो देश का ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हाँ जी, उसकी नेशनल एजुकेशन काउंसिल का चेयरमैन है। हाँ जी, ठीक। 4.5 लाख मेंबर हैं, हाँ जी, इंडस्ट्री मेंबर एसोचैम के। लेकिन यदि कोई मेरे से भी कहे कि क्या मैं उस पर बहुत कुछ कंट्रीब्यूट कर पा रहा हूँ इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पे, इंडस्ट्री एकेडमिया इंटरफेस की यदि मैं बात करूँ या रिलेशनशिप की बात करूँ, तो बहुत लिमिटेड है। और लिमिटेड क्यों है? क्योंकि जब यूनिवर्सिटीज पढ़ाती थी, हाँ जी, आज बदलाव आया है, जब पढ़ाती थी तो हम इंडस्ट्री से नहीं पूछते थे भैया क्या चाहिए, क्या चाहिए। जब इंडस्ट्री बनती थी वो आके यूनिवर्सिटी से नहीं कहते थे कि भाई देखो मैं ये नया काम शुरू कर रहा हूँ एंड आई विल नीड ह्यूमन रिसोर्स विद दिस स्किल सेट, चलिए मैं आपके साथ सिलेबस बनवाता हूँ, चलिए मैं आपके साथ एक लैब सेटअप करता हूँ, चलिए मैं आपके बच्चों को इंटर्नशिप पे ले जाऊंगा, उन बच्चों को मैं सिखाऊंगा अपने साथ बैठ के। तो जो बहुत ही जर्नी हमारी एक को लर्निंग और को शेयरिंग वाली थी, वो जर्नी ऐसे चली। और ऐसे चलने में क्या हुआ, जब लास्ट में बच्चे ने पास आउट किया और तब इंडस्ट्री ने कहा मुझे जरूरत है, लेकिन वो मिसमैच हो गए। तो ये मिसमैच में बदलाव आना शुरू हुआ है और इस चीज को राष्ट्र ने समझा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने समझा और सबसे इम्पोर्टेंट आज हमारे यूथ ने समझा है। वो प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं, उन पर काम हो रहा है। लेकिन ये कार्य खाली विश्वविद्यालय नहीं कर सकते, हमें अपनी ITI सिस्टम को रिवाइव करना पड़ेगा, हमें अपने पॉलिटेक्निक सिस्टम को रिवाइव करना होगा और उन्हें इंटीग्रेट करना होगा और इफेक्टिवली अपने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के साथ। और सबसे इम्पोर्टेंट हमें अपने स्कूलों पे काम करना पड़ेगा। स्कूलों में खाली नंबर लाना नहीं है, बहुत सारे एप्लीकेशन पार्ट हैं। अब बड़े अटल इनोवेशन लैब्स बन रही हैं और दुनिया भर की चीज़ें हमने शुरू की हैं। बदलाव आया है और बदलाव आएगा, लेकिन बहुत कार्य करने की ज़रूरत है क्योंकि हम बहुत सारे हैं। सर मुझे याद आता है कि इंडस्ट्रिया और एकेडमी के बीच में जो गैप है, आज से 10-12 साल पहले कुछ बड़ी कंपनियां जब किसी वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जाके प्लेसमेंट ड्राइव चलाती थी, अपना हायरिंग करते थे वो, और हायरिंग करने के बाद बच्चों को बोलते थे कि आपने जो कुछ सीखा है वो ठीक है, थोड़े समय के लिए इसको भूल जाओ। क्यों भूल जाओ? क्योंकि इन दोनों के बीच में गैप है। हम आपको 3 महीने 4 महीने की ट्रेनिंग देंगे, फिर उसके बाद आप जो है एक्चुअल ऑन फील्ड आएंगे। तो ये इंडस्ट्रीज की भी बहुत बड़ी, मुझे ऐसा लगता है कि इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है उनको। जब कोई इंडस्ट्रीज है उसके आसपास में जो भी कॉलेज हैं, जो भी विश्वविद्यालय हैं, वो वहाँ पे उनसे जाके पहले भी बात कर सकते हैं कि हम ये काम करते हैं, और अपने स्टूडेंट्स को कुछ गेस्ट लेक्चर्स हो गए, कभी 1 हफ्ते की ट्रेनिंग हो गए, वो सब भी दे सकते हैं कि ताकि जो है वो मैच कम हो सके। एग्जैक्टली मुझे याद आ रहा है आपकी इस बात से। आई हैड ए विजिट टू जर्मनी और वहाँ एक जगह है स्टुटगार्ट। स्टुटगार्ट को ऑटोमोबाइल का मक्का कहा जाता है, जितने बड़े ब्रांड हैं वो सब वहीं से निकल के आए हैं। तो ड्यूरिंग माई विजिट मैंने पूछा भाई R&D के लिए क्या होता है, जबकि उनके पास बड़े बड़े ब्रांड हैं विश्व के, सब कुछ है। फिर भी बोले ऐसा होता है यदि कोई प्रॉब्लम सामने आती है तो सबसे पहले हम जो पास में यूनिवर्सिटीज हैं हमारे, जैसे एक एसलिंगन में यूनिवर्सिटी है, एसलिंगन यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटीज हैं, कि हम वहाँ जाके बात करते हैं। हम कहते देखो ये प्रॉब्लम है, इसका कोई सोल्यूशन है क्या? अब आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये लिंक है ये। हम डे टू डे अफेयर में जुड़ गए। यदि मुझे प्रॉब्लम है, मैं कहाँ जाऊंगा? सबसे पहले विश्वविद्यालय के पास। मैं उसके पास जाके कहूंगा देखो भैया ये प्रॉब्लम है और जरा ढूंढो कुछ इसका सोल्यूशन है। तुम्हारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, इतने सारे बच्चे हैं, इतनी एनर्जी है, प्लेटफॉर्म है, आपका काम है नए नए क्रिएशन करना, रिसर्च करना, मेरी मदद करो। और बहुत सारे सॉल्यूशन जो शायद एक R&D लैब ऑफ ऑटोमोबाइल कंपनी वो $1 मिलियन में लाएगी, वो सॉल्यूशन यूनिवर्सिटी वो शायद उसकी 1/4 1/10 कॉस्ट पे ले आए, क्योंकि वहाँ सोचने के तरीके अलग अलग है। लेकिन इनका साथ आना जरूरी है। मुझे मैं शोभित यूनिवर्सिटी की बात करूं, मेरठ की यदि मैं बात करता हूं, मेरठ इज नोन एज ए स्पोर्ट्स सिटी। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री वहां पे देश की सबसे बड़ी है। ठीक, कुछ बड़ी इंडस्ट्री हमारे साथ जुड़ी हैं, लेकिन मैं वो सपना देखता हूं कि जब भी कोई स्पोर्ट्स की नई इंडस्ट्री आए, ठीक, वो आए हमारे पास,
वो कहे देखिए मैंने ये बॉल बनानी शुरू करी है, अब देखिए इसमें क्या नया हो क्या सकता है। नया हो सकता मैं ये क्रिकेट का बैट बना रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर भले ही खेलता है हमारे बैट से, है। लेकिन आप बताइए इसमें और क्या हो सकता है। लगाइए अपने बच्चों को हमारे साथ, ठीक, लेट अस डू सम रिसर्च, लेट अस सी व्हाट वी कैन डू। या मैं जब सहारनपुर में गंगो की बात करता हूँ अपनी यूनिवर्सिटी की, सहारनपुर इज नोन फॉर वुड कार्विंग, ठीक, तो वुड कार्विंग में क्या नया हो सकता है। ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल नहीं है तो खाली क्या हम मशीनों पर चले जाएंगे। मशीनों पर जाएंगे तो जो हमारी फोक आर्ट है, जो स्किल सेट्स है, वो धीमे धीमे खत्म हो जाएंगे। तो हम उसे कैसे बढ़ा सकते हैं, वी कैन कम टुगेदर। तो ये जब आएगा तो स्किलिंग बढ़ेगी। देश में भारत सरकार बहुत काम कर रही है, राज्यों में हमारी सरकारें बहुत काम कर रही हैं, यूनिवर्सिटीज काम कर रही है, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा ना, हम बहुत सारे हैं। जब बहुत सारे हैं तो प्रयास भी बहुत सारे करने होंगे। सबको अपने स्तर पे प्रयास करना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को अपने स्तर पे, इंडस्ट्रीज को अपने स्तर पे, सरकार को अपने स्तर पे। AICTE भी जैसे हैकाथॉन कर रही होती है, उसमें इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती है। पहले वो इंडस्ट्री से इनवाइट करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है आप बताओ, तो वो प्रॉब्लम को लिस्ट डाउन करके जो है यूनिवर्सिटीज़ में बोलते हैं बच्चों को कि ये प्रॉब्लम है, इस इंडस्ट्री ये प्रॉब्लम है, आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हैकाथॉन के अंदर जो AICTE का होता है, आपकी यूनिवर्सिटी का भी काफ़ी एक्टिव रोल रहा है। कुछ एक हैकाथॉन जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी ने होस्ट भी करे हैं। तो हैकाथॉन जैसी चीज़ें सरकार तो कर ही रही है, इंडस्ट्रीज़ भी कर सकती हैं, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि प्रॉब्लम है उनको तो वो इस तरीके के इन्विटेशन जो हैं बहुत सारे कॉलेजों में दे सकती हैं। तो हैकाथॉन से कितना फ़र्क पड़ता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिकली कराया हो, तो क्या उसका रिजल्ट आया, कुछ आंकड़े डेटा कुछ अगर आप बता पाएं तो। आंकड़े और डेटा बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं होंगे इस वक्त, लेकिन क्योंकि शोभित यूनिवर्सिटी लगातार हैकाथॉन्स को होस्ट करती रही है और हमारी टीम्स भी उसमें पार्टिसिपेट करती रही हैं, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इट गिव्स ए स्पार्क टू दोज हु हैव आइडियाज बट दे डू नॉट नो वेयर टू पुट इट। ये जो हमारा यूथ है सारे देश में, ठीक, इनका खूब सारे आइडियाज हैं। जब इनके सामने एक सेट ऑफ प्रॉब्लम दिया जाता है हैकाथॉन में और वो सॉल्यूशंस लेके आते हैं, आई वाज सो हैप्पी, क्योंकि जब हैकाथॉन होता है उससे पहले हम अपने यहाँ इंटर यूनिवर्सिटी करते हैं, जिसमें हम कहते हैं भाई अपने अपने आइडियाज लेकर, ऐसे ऐसे आइडिया निकल के आते हैं। जब हम इंडस्ट्री को उसमें इंटरविन कराते हैं तो बहुत सारे सॉल्यूशंस इंडस्ट्री भी उन्हें अप्रिशिएट भी करती है और एक्सेप्ट भी करती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है हैकाथॉन्स का होना। दूसरा इसमें क्या है, ये कल्चरल इंटीग्रेशन का भी एक प्लेटफॉर्म है। मुझे ध्यान है जब लास्ट ईयर हैकाथॉन हुआ तो हमारे यहाँ शायद 18 राज्यों से टीमें आई और बहुत सारे बच्चे तो ऐसे थे जो डीप साउथ से पहली बार नॉर्थ में आए थे, ठीक, कुछ डरे हुए थे क्योंकि आज के टाइम में ये जो सोशल मीडिया की रील्स हैं ये हर सिटी को, हर शहर को, हर जगह को एक वो लगा देती हैं, ठप्पा सा लगा देती हैं। हम मेरठ जा रहे हैं, अब मेरठ आए तो पता चला मेरठ इज नोन फॉर हॉस्पिटैलिटी। मेरठ इज अ वंडरफुल सिटी टू बी एंड दैट टू शोभित यूनिवर्सिटी, ठीक। तो ये सोशल इंटीग्रेशन का भी ये काम करता है, आइडियाज का भी बहुत अच्छा एक महाकुंभ बन जाता है। प्रधानमंत्री जी इसे अपने आप एड्रेस करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात होती है, सबके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। तो इस तरह के जो प्रयास हैं, और जहाँ तक ये है कि इन्हें सबको करना चाहिए, मैं बताना चाहूँगा कि शोभित यूनिवर्सिटी में माइक्रो हैकाथॉन्स होते रहते हैं। अभी आइडियाथॉन चल रहा है आजकल, हमारी ई-सेल उसे कर रही है, एंटरप्रेन्योरशिप सेल। डिफरेंट आइडियाज़ को मांगा गया है और उन आइडियाज़ पे फिर उन्हें कैसे अप्लाई करना है, कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है, फ्रॉम आइडिया टू आइडिएशन, ये एक जर्नी है जिस पे हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं और इससे बड़ा बदलाव आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी दैट गवर्नमेंट आर मेजर बॉडीज, दे आर थिंकिंग अबाउट इट एंड दे आर वर्किंग ऑन दैट। सर जनरली तो हम हायर एजुकेशन के ऊपर बात कर रहे थे, बट आपके जैसे आपने शुरुआत करी थी एक स्कूल्स की, दिल्ली में भी आपका एक स्कूल्स है जो आप चलाते हैं, तो आपका एक स्कूल्स एक कस्बे में भी चल रहा है और एक दिल्ली जैसे बड़े शहर में भी चल रहा है, और साथ ही साथ आपके कुछ कॉलेजेस हैं, अलग बिजनेस स्टडीज़ कॉलेज हैं, आप 2 यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, बहुत सारे कोर्सेज कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क है कि स्कूल्स एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अंदर
किस तरीके से बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए या क्या समझाया जाए कि स्कूल्स के लेवल पे क्या समझाना चाहिए या हायर एजुकेशन के लेवल पे क्या चीज़ों के अंदर बदलाव लाने चाहिए, जिससे जो हमारे यूथ है, हमारी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं वो कुछ और समझ सकें, चीज़ें उनको समझ आ सकें? देखिए, बदलाव क्या लाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका सवाल शायद मैं आप ही नहीं या मैं ही नहीं, सारी दुनिया ढूंढ रही है। ठीक, क्योंकि बदलाव लाया नहीं जाता है, बदलाव आता है। ठीक है, तो जहाँ तक ये स्कूलों में क्या और हो सकता है, हमें वहाँ पे उनकी इंस्पायरेशंस को जिंदा रखना है और यूनिवर्सिटीज़ में उनकी एस्पायरेशंस पे काम करना है। जब छोटा सा बच्चा आता है बड़ा इंस्पायर्ड होता है, उसमें क्यूरियोसिटी है, उसमें एक बहुत सारे सवाल लेकर वो आता है अपने साथ। ठीक, वो कोलैबोरेटिव होता है, उसे कुछ नहीं पता है, वो सबसे दोस्ती करना चाहता है। ठीक, वो कोलैबोरेशन चाहता है, वो कम्युनिकेशन सीखना चाहता है, तो दे आर वेरी मच इंस्पायर्ड। अब होता क्या है, स्कूल सिस्टम में कभी कभी हम उस पर इतना लाद देते हैं कि वो धीमे धीमे उसकी इंस्पायरेशन हमारी एस्पायरेशन को एड्रेस करने में किल हो जाती है। ठीक, तो ये एजुकेशन सिस्टम खाली स्कूलों तक सीमित नहीं है, ये एक ओवरऑल फिनोमिना है जिसपे हमें सबको काम करना है, परिवारों को काम करना है, समाज को काम करना है, यूनिवर्सिटी वो स्कूलों को काम करना है, हमें सबको मिलकर काम करना होगा और स्टेक होल्डर्स हैव टू वर्क ऑन दैट। दूसरे स्कूलों में एक जो चीज़ मैं हमेशा से कहता रहा हूँ, वो मेरा कहना ये है, जब मैं पढ़ता था तो एक सब्जेक्ट होता था कृषि विज्ञान, और 6वीं 7वीं 8वीं में पढ़ाया जाता था। ठीक, और छोटी सा कहीं ले जाते थे, कहते थे चलो यहाँ पेड़ लगाओ, यहाँ ये नाली की वो करो, गुड़ाई करो, निराई करो। अब ये शब्द हो सकता है यार जो पॉडकास्ट देखने वाले लोग हैं आधों को पता भी ना हो क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो सारी चीजें थी उससे क्या था, वी वर कनेक्टेड टू द अर्थ, हम उसकी इंपॉर्टेंस को समझते थे। हमें कोई ये नहीं बताता था आलू जमीन के अंदर लगता है पेड़ पे उगता है, बिकॉज हमारे स्कूल में हमें बता दिया गया था ये बातें। आज हमें उन विषयों पे भी लौटना होगा। जहाँ मैं एआई की बात करता हूँ वहाँ मैं एग्रीकल्चर की बात करता हूँ। ठीक, हमें जो बेसिक था वहाँ लौटना होगा। और जो आज आईकेएस पे बात हम लोग कर रहे हैं, इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, हमें विज्ञान के साथ साथ ज्ञान पे वापस लाना होगा, स्कूलों में भी लाना होगा। मतलब अनफॉर्चुनेट है जब हम बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें अपने स्कूल के बच्चों से पूछते हैं, चाहे वो इतिहास से संबंधित हो, चाहे भूगोल से संबंधित हो, चाहे वो आम जीवन की बातें हों, और वो कहता है आई डू नॉट नो बट आई नो एवरीथिंग अबाउट एआई एंड एमएल एंड दिस एंड दैट, बिग डेटा आई कैन टॉक अबाउट बट आई डू नॉट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये जो टोन है ये खतरनाक है और इससे एक बड़ा डिवाइड बना। उस डिवाइड को रोकना है, क्योंकि जब मैं गांव के स्कूल में जाता हूँ वहाँ मुझे एस्पायरेशन अलग दिखती हैं। जब मैं यहाँ के सबसे बड़े स्कूलों में जाता हूँ तो यहाँ अलग ही दुनिया है। उस दुनिया के गैप को बांटना होगा, क्योंकि बाद में वहाँ से निकले या यहाँ से निकले हमें सबको एक रियल वर्ल्ड में आना है। वो रियल वर्ल्ड क्या है उस पर हमें सबको मिलकर काम करना। सर, आपकी इस बात से मुझे याद आया, आपने जो कहा बच्चों को या कई लोगों को ये भी नहीं पता कि चीज़ें आलू ज़मीन में उगता है। अभी सर मेरी कुछ दिन पहले किसी से बात हो रही थी, लाल मिर्च और हरी मिर्च के बारे में बात हो रही थी, तो ये नहीं मालूम था कि लाल मिर्च हरी मिर्ची सूख के जो है वो लाल मिर्च बनती है। तो ये कम से कम बेसिक चीज़ें जो हैं जो मिस हो रही हैं, मेरा कहना ये है कि हमें हर विषय पे बात करें, हर विषय पे बात करें। जो है एआई के दौर में ऐसा ना हो, एआई तो हम समझ जाएं, टेक्नोलॉजी तो समझ जाएं, लेकिन बेसिक जो है उसके मामले में हम बहुत पीछे रह जाएं। सर, एक सवाल और आपसे पूछना चाहूँगा। कई लोगों के बच्चों के मन में दुविधा रहती है कि करियर चुनते समय किन बातों का ख्याल जो है उनको रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 12वीं कर ली, उसके बाद हम कौन से करियर चुनना चाहिए, कौन सा नहीं चुनना चाहिए, लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इसको कैसे जो है वो उसका जो है बच्चे जो हैं इस बात के बारे में कि कौन सा करियर चुने उसका डिसीजन ले सके, या किसी को काउंसलर से मिलना चाहिए, या उनको जो चीज़ें पसंद हैं उसको देखना चाहिए, कैसे मतलब चुनना चाहिए करियर जो है। मनीष, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। जब मैं बहुत छोटा था मैं डॉक्टर बनना चाहता था। ठीक, 12th किया और वो डॉक्टर बनने का जो सपना था वो मैंने जब देखना शुरू किया तो परिवार ने भी देखना शुरू किया होगा साथ में, तो ये एक घर में डॉक्टर बन जाएगा। मैं मेडिकल कॉलेज तक गया,
मेडिकल कॉलेज में कुछ साल बिताए, फिर एक दिन लगा ये मेरे लिए है ही नहीं, और मैं छोड़ आया। मैंने कहा नहीं, ये मेरे लिए नहीं है, मैं कुछ और करूँगा, जो मुझे अच्छा लगता है मुझे वो करना चाहिए। अब ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, इसका मतलब या तो मैंने कैरियर गलत चुना, या मेरे पास वो फ्लेक्सिबिलिटी थी, मेरे परिवार ने मुझे वो फ्लेक्सिबिलिटी दी, बाबूजी ने वो फ्लेक्सिबिलिटी दी कि जब मैं लौट आया तो मुझे वेलकम किया गया। मुझे ये नहीं कहा गया कि नहीं नहीं तुम्हें तो यही बनना था, ऐसे कैसे हो सकता है। ये जो ऐसे कैसे हो सकता है, या जो एस्पायरेशंस दूसरी हैं, ये सबसे बड़ी बाधा बनती है हमें चुनने में। हम बचपन से एक सपना देखने लगते हैं। एक मूवी आई थी 3 इडियट, ठीक, उसका सारा जिस्ट्री कहीं ना कहीं यहीं छुपा हुआ था, अचानक मुझे याद आ गई। ठीक, हम कहते हैं भाई नहीं मेरे बेटे को तो ये ही बनना है, या मेरी बिटिया तो ऐसे ही करेगी। अब यहाँ से वो एक जो प्रेशर बनता है, तो जो नेचुरल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो रुक जाता है। दूसरा क्या है, हम स्कूलों में कॉलेजों में हम फाउंडेशन से ज़्यादा बात करते हैं करियर की, सब्जेक्ट फाउंडेशन पे ना बात करके हम कहते हैं ये पढ़ेगा अच्छा इंजीनियर बन जाएगा, ये पढ़ेगा डॉक्टर हो जाएगा, ये पढ़ेगा साइंटिस्ट हो जाएगा, ये पढ़ेगा। हम ये भूल जाते हैं कि हर इंडिविजुअल को प्रभु ने अलग बनाया है, और इतना कुछ है करने के लिए। यदि हम सब लोग एक ही बन जाएं या एक ही दिशा में चल पड़ेंगे तो दिक्कत होगी। जहाँ तक कैरियर काउंसलिंग की बात है, मैं उसके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मानना ये है कि बेस्ट करियर काउंसलर इज यू, योर ड्रीम्स, योर डिजर्वनेस, हाउ हार्ड यू वर्क फॉर दैट, देन द डेस्टिनेशन शुड बी डिसाइडेड। होता क्या है, बहुत सी बार हम डेस्टिनेशन पहले चुन लेते हैं। तो एक मैं कहता हूँ 3D, एक बच्चों से डिस्कस करता हूँ, मैं कहता हूँ ड्रीम, डिजर्व, देन डिजायर। अक्सर होता क्या है, फर्स्ट वी डिजायर, देन वी पुट आवर एफर्ट टू डिजर्व इट, एंड वी डू नॉट हैव इवन ड्रीम फॉर दैट, समबडी हैड ए ड्रीम। तो मैं कहता हूँ जो आपका सपना है, अपने सपने पे काम करो, और जब उसे तुम डिजर्व करने लगो अपने सपने को, जब खुली आंख से भी वही दिखाई देने लगे, तब उसे डिजायर करो। तो ये मेंटल हेल्थ में भी मदद करेगा तुम्हारी, ये तुम्हारी ग्रोथ में भी मदद करेगा। अक्सर उल्टा होता है, फर्स्ट वी डिजायर, मेरा बेटा इंजीनियर बनने वाला है, आईआईटी ही जाएगा, तो वो ही जाएगा जो है, तो उसने एक डिजायर पहले पैदा कर दी। अब मैंने डेस्टिनेशन पहले तय कर लिया, और ना मुझे पता है कैसे जाना है, मैं उसके लिए तैयार हूँ या नहीं, कैसे होगा। तो ये जो यात्राएं हैं, इन यात्राओं में हमें सबको मिलकर काम करना होगा। ऑल स्टेक होल्डर्स हैव टू कम टुगेदर, एंड वी हैव टू सी दैट बिफोर डिजायरिंग वी हैव टू डिजर्व इट, और टू डिजर्व इट वी हैव टू हैव ए ड्रीम। ड्रीम मीन्स कन्विक्शन। ड्रीम को ये नहीं है कि जी सपने हैं खाली, वो है कन्विक्शन। कन्विक्शन कैसे आएगा? when we will create an environment, when I will love that particular subject, when I will say I enjoy it doing it. I know many of the kids, those who could go to IIT or any place, but they chose liberal arts, and they are doing wonders. अब मैं कहूँ कि नहीं नहीं तुम तो IIT चले जाते, और वो कह रहे नहीं we are enjoying it. एक दो बहुत अच्छे शायर हैं मेरे जानने वाले, ठीक, वो कुछ भी कर सकते थे, वो वंडरफुल शायर हैं। कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं, IAS ऑफिसर्स हैं, लेकिन उनके अंदर एक कवि छुपा हुआ है। जब भी मौका लगता है वो कहते भाई मौका लगेगा तो कवि सम्मेलन में चलूंगा, मुझे भी कुछ पढ़ना है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पैशन नहीं था खाली, वो सपने थे। वो सपने नहीं हो पाए होंगे तो आज वो चले गए, तो जहाँ जाते वहाँ एक्सेल करते। तो इस तरह से हमें स्कूलों के साथ भी, बच्चों के साथ भी, हमें अपनी थोपने से ज़्यादा हमें उन्हें समझना भी होगा, और हमें बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव देना होगा पहले उन्हें कि देखो ये दुनिया है, इस दुनिया में खाली एक्स नहीं चाहिए, यहाँ ए से लेकर जेड तक सबकी आवश्यकता है। आप क्या करना चाहते हैं, अपने सपनों को बताओ, तो जब वो अपने सपने बताएंगे तो बदलाव आना लगेगा। तो एक रॉन्ग डिज़ायर सेट करने से स्ट्रेस जो है आता है, और वो पेरेंट्स को भी होता है और बच्चों को भी होता है। 100%। तो कम से कम पेरेंट्स को तो ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो डिज़ायर सेट करे, बच्चे को क्या करना है। बच्चा जो अपने आप डिसाइड करे, स्टूडेंट अपने आप डिसाइड करे, उनको करने दिया जाए। मेरा मानना यही है। हाँ जी।
और सर सही भी है ये सर, बहुत सारे करियर ऑप्शन जब हम बात करते हैं कि क्या करना है, इंजीनियरिंग, मेडिकल, और वो गिने चुने जो है 15-20 ऑप्शंस की बात करते हैं। अब ऑफबिट बहुत सारे करियर्स हैं जिसमें लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, दे आर मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, दे आर डूइंग वेरी 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 वेल, और समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं। अगर आज से 10 साल पहले किसी को बात करे, कोई बच्चा बोले अपने पेरेंट्स को कि मैंने तो जी खाना बनाना है, शेफ बनना है, तो पेरेंट्स बोलेंगे कि भाई क्या करना चाह रहे हो, दिमाग खराब हो गया। बट आज हम देखें तो भाई सीधी सी बात है, खाना बनाना, पढ़ा किस ले रहा हूँ मैं तेरे को जो। बट आज हम देखें तो शेफ जो है वो इतने बड़े शेफ हो चुके हैं, दे आर फेमस शेफ। और ऐसा नहीं है कि समाज के लिए भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं कि खाना हेल्दी कैसे होना चाहिए बनाने के बाद, उसमें कौन से न्यूट्रिशंस होने चाहिए, क्योंकि जब उन्होंने अपने मन की करी तो वो उस खाने से ही जो है देश के अंदर कुछ बदलाव ला रहे हैं, हेल्थ सिस्टम बदल रहे हैं, क्योंकि खाने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ऐसी किसी भी जो चीज़ जो इंसान को पसंद हो, हम करेंगे तो पैसे तो कमाएँगे ही कमाएँगे, साथ में जो है शायद समाज के लिए भी कुछ कर पाएँ और कुछ पॉजिटिव जो है वो निकाल के लेकर। सर अगर आपको मौका मिले तो शिक्षा प्रणाली में कौन-सा ऐसा बदलाव आप लाना चाहेंगे? मनीष, होता क्या है, हम मौक़ों की तलाश करते हैं, जबकि जीवन में मौका सबसे है। ठीक? कृष्ण से लेके और स्वामी विवेकानंद सबने ये कहा कि तू कर, बदलाव आ जाएगा। तो उसके लिए किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाने की आवश्यकता नहीं है। जो इस रोल में आज मैं हूँ समाज में, शिक्षा के क्षेत्र में, मैं यहाँ भी बदलाव ला सकता हूँ, और वो बदलाव लाने की हम कोशिश कर रहे हैं। जो मैंने सब बातें बताई, चाहे वो जुगाड़ से इनोवेशन तक की यात्रा है, इनोवेशन से पेटेंट तक की यात्रा है, या सपनों को डेस्टिनेशन से पहले डिजर्व करने की यात्रा है, या बच्चों को एग्रीकल्चर भी पढ़ाने की बात मैं करता हूँ। तो ये सारे बदलाव ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इन बदलाव को लाने की जिम्मेदारी हम सबकी है। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि मैं कहीं एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा होऊंगा, मैं वहीं से उसे कर पाऊंगा। हो सकता है वहां करने का इम्पैक्ट इतना हो सकता है कि 4 लोग और उसे ज्यादा देख पाए जब आप किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं। बिल्कुल। लेकिन आप जहाँ हैं वहां रहकर भी बहुत सारे बदलाव आप कर सकते हैं। और मुझे खुशी है इस बात की कि शोभित विश्वविद्यालय अपने स्तर पर, चाहे वो निश एरियाज में टेक्नोलॉजी की बात करूं मैं, और चाहे बिल्कुल जो हमारे ट्रेडिशनल IKS बेस्ड एरियाज हैं जैसे आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी, उन पे बात करूं, जो जो होना चाहिए हम उन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें समाज रेलिवेंट बनाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैं हमेशा मानता हूँ जो भी आप कर रहे हैं, सबसे पहला सवाल उसमें आप ये देखिए कि वो सोशली रेलिवेंट है या नहीं, वो लोकली उसकी आवश्यकता थी या नहीं। हम बात करते हैं ग्लोबल, वी विल डू दिस थिंग। आई रिमेम्बर मैं एक बड़े IIM में गया और वहाँ पे मेरे से पूछा गया भाई क्या चीज़ें हैं, कैसे है आप में और हमारे में क्या फ़र्क है, आपका भी बिजनेस स्कूल एक चलता है, 95 से चला रहे हैं। तो जो मैंने उनसे कहा वो शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा होगा। मैंने कहा देखिए आपके पास जो आता है बड़ा फिल्टर्ड आता है, ठीक है, द क्रीम इज कमिंग टू यू एंड मे बी क्रीम इज गोइंग आउट विद सम वैल्यू एडिशन। लेकिन मेरे जैसे जो संस्थान हैं वो उन लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जो क्रीम नहीं थे। तो बहुत लेमन शब्दों में कहूँ, जैसे सपरेटा होता है ना, तो मेरे पास स्किम्ड मिल्क आता है, उसमें से 20% को मैं क्रीम बना पाता हूँ, 20-30% उसमें से फुल मिल्क बन जाते हैं, और कुछ और बेहतर हो जाते हैं, कुछ वैसे ही चले जाते हैं। तो समाज में आपका वैल्यू एडिशन कंट्रीब्यूशन क्या है, उस पर आपको काम करना है। जो मेरे यहाँ से बच्चा निकल के जाता है उसे पहला शब्द ये बताया जाता है आप जहाँ से आए हैं वहाँ आप क्या कंट्रीब्यूट करेंगे, आप उस पर काम कीजिए। मैं ये नहीं कहता जाके एक बड़ी मल्टीनेशनल में विदेश में जाके तुझे काम करना है, मैं कहता हूँ पहले ये देख प्रॉब्लम्स कहाँ है बेटे, वहाँ तुझे कंट्रीब्यूट करना है। तो इस पूरी शिक्षा नीति में हमें कहीं ना कहीं जहाँ ग्लोबलाइजेशन की हमें बात करनी है, ग्लोबल कंट्रीब्यूशन देना है, इंटरनेशनलाइजेशन की बातें करनी है, उससे पहले हमें लोकलाइजेशन की बात करनी है, सोशल रेलिवेंस की बात करनी है। तो शायद इस पर हम काम भी कर पा रहे हैं। और आपके सवाल का जवाब यही है, यदि कभी और मौका मिले तो शायद इसी पे मैं और काम करना चाहूँगा, और शायद यही चाहूँगा कि सभी मिलके हम उसी पे काम करें। तो काम करने वालों को मौक़ों की ज़रूरत नहीं होती, मौका हमेशा आपके साथ है।
तो मनीष, इट वाज वेरी गुड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। मैं आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ इस पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म को क्रिएट करने के लिए, मेरे से बातचीत करने के लिए, क्योंकि ये बातचीत आप खाली मेरे साथ नहीं कर रहे हैं। शायद ये बातचीत के मेरे माध्यम से आप उन सभी लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, भारतीय शिक्षा को कुछ कंट्रीब्यूट करने का प्रयास कर रहे हैं। और मैं इंडियन नॉलेज नेटवर्क को बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। इसे एक अच्छा सा नाम दीजिए अपने पॉडकास्ट को, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पर वो सब लोग आएंगे जो समाज के लिए कुछ भी अच्छा, कुछ भी बड़ा कर पा रहे हैं या कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं। और इन पॉडकास्ट के जरिए शायद कोई और कहीं बैठा हुआ ये सोचे कि जब शोभित यूनिवर्सिटी एक छोटे से कस्बे में बन सकती है तो मैं अपने गांव में क्यों ना बनाऊं। और जिस दिन ये सपना, ये बात इस पॉडकास्ट के असर से हो जाएगी, मुझे लगेगा आज का आपका ये प्रयास या मेरा यहाँ आना या आपका मुझे बुलाना वो सफल हो पाएगा। और बहुत सारी आपको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। Thank you so Thank much, sir, you. for your Namaskar. support and time, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Namaskar.